प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हम सामान्यतः और वर्ण प्रतीकी विधि बोलते हैं। इसको कोरो स्कीमेटिक अथवा पिक्टोरल मैप विधि बोलते हैं। तो जिसमें कि जो प्रतीक हैं वो 3 ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं, ज्योमेट्री टाइप से, मूलाक्षर विधि से और चित्रात्मक विधि से। तो देखिए, प्रतीक जो 3 प्रकार से इस्तेमाल होते हैं उनमें जैसे हम ज्योमेट्री टाइप लें कि जिसमें ज्योमेट्री में आपका जो आयत है, वर्ग है अथवा ट्रायंगल है अथवा हम कह सकते हैं स्क्वायर है, इस प्रकार के जो सिंबल्स हैं वो प्राय बना दिए जाते हैं। यदि हम दूसरे विधि को लें जिसको हम आपको चित्रीय विधि बोलते हैं, तो उसमें हम चित्र बना देते हैं। जैसे आप सेब की खेती बना रहे हो, मूंगफली की खेती प्रदर्शित कर रहे हो, तो अथवा तो मूंगफली बना दी गई अथवा सेब की खेती में सेब बना दिया गया। इसी प्रकार आप ज्वार, बाजरा अथवा चाय की खेती प्रदर्शित कर रहे हो, तो उसी की फलियाँ अथवा बालियाँ बना दी गई। इसी प्रकार जो तीसरे प्रकार की जो विधि है इसमें चित्रात्मक विधि में वर्ण या कोरो स्कीमेटिक विधि में, उसमें आता है आपका मूल अक्षर विधि। जैसे आप चावल को प्रदर्शित कर रहे हो तो आप चावल राइस का आर लिख दिया, मक्का को प्रदर्शित कर रहे हो तो मेज मक्का को बोलते हैं, मेज का एम लिख दिया, कपास को प्रदर्शित कर रहे हो तो कॉटन के लिए सी लिख दिया। इस प्रकार हम 3 विधियों को हम विभिन्न ढंग से और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में इस समय मानचित्र है राजस्थान का, और राजस्थान के मानचित्र में सबसे पहले मैं आपको और मूल अक्षर विधि के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल अक्षर विधि, मूल अक्षर विधि, और जिसको मूल अक्षर विधि भी बोलते हैं, मूल अक्षर विधि। अब इसमें जैसे मैंने इंडेक्स यहाँ ले लिया संकेत, और संकेत में और जैसे मैंने आर लिखना है मुझे, और आर चावल की लिखना है इन राइस के लिए, डब्लू लिखना है, डब्लू मुझे गेहूं की खेती की यानी व्हीट के लिए लिखना है, राइस और ये व्हीट। इसी प्रकार मुझे एम लिखना है जो मक्का के लिए प्रदर्शित होगा, जिसकी मेज, या मुझे बाजरा लिखना है, बाजरा। तो इस प्रकार मुझे 3-4 फसलें प्रदर्शित करनी होती हैं इस पर। तो अब देखिए, राइस जो चावल है सामान्यतः और इसके लिए अधिक पानी की अथवा सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में राजस्थान में मुख्यतः जो चावल है वो गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया में आता है, तो यहाँ आप आर प्रदर्शित कर सकते हो। इसी प्रकार आप डब्लू जो गेहूँ हैं, गेहूँ मुख्यतः और रबी की फसल है और सिंचाई वाली फसल है। और हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान की जो जलवायुगत स्थितियाँ हैं उनमें अरावली के पश्चिम में और वर्षा नहीं होती है, और इसलिए सिंचाई की सुविधा भी कम है। इसलिए राजस्थान में और सिंचाई अथवा जलवायुगत परिस्थिति अथवा ये कहें हम कि भौगोलिक परिस्थिति जिसमें आपकी मृदा है, मृदाओं की उपजाऊपन क्षमता है आदि को ध्यान में रखते हुए, और जो गेहूँ है वो ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान में और अधिक होता है, जिसमें आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, आपका ये करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, आपके इस एरिया में और गेहूँ अधिक होता है। इस एरिया में गेहूँ अधिक होता है। हालांकि इस एरिया में कहीं कहीं और होता है जहाँ सिंचाई की सुविधाएं हैं। यहाँ गेहूँ जम्मू, इसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी गेहूँ का पर्याप्त मात्रा होता है इंदिरा गांधी नहर की वजह से। लेकिन मुख्यतः गेहूँ और आपकी पूर्वी राजस्थान में अधिक होता है। जहाँ किसी फसल की अधिक सघनता है वहाँ अधिक सिंबल बना सकते हैं। इसी प्रकार आपका मक्का जो है तीसरा फसल हम देख रहे हैं वो मेज, और ये मेज मुख्यतः जो मक्का है वो दक्षिणी राजस्थान में अधिक होती है, जिसमें आपका उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनमें मक्का अधिक होती है। चौथा हम बाजरा देख सकते हैं। बाजरा अरावली के और पश्चिम में अधिक होता है। ये खरीफ की फसल है और वर्षा आधारित फसल है मुख्यतः। तो बाजरा मुख्यतः और पश्चिमी राजस्थान की जैसलमेर, बाड़मेर, इधर की तरफ बीकानेर, नागौर, इधर और अधिक मात्रा में बाजरा होता है।
इस प्रकार आप यहाँ बाजरा की फसल को प्रदर्शित कर सकते हो। इसी प्रकार यदि हम इसमें सी ओल लें, इसको हम कॉटन अथवा कपास दिखाएं, तो राजस्थान जो कपास है वो मुख्यतः, और इधर हम डब्लू भी दिखा सकते हैं। कहीं कहीं कोटा जैसे क्षेत्रों में थोड़ी बहुत मात्रा में चावल भी होता है, लेकिन मुख्यतः यहाँ कपास अधिक पैदा होती है इन हाड़ौती क्षेत्रों की। काली कपास वाली मृदा है यहाँ पर, और कपास का जो क्षेत्र है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में भी है। यहाँ सिंचाई की सुविधा है और अच्छी गंगानगर जैसी क्षेत्रों में अच्छी किस्म वाली चावल की कपास की किस्में हैं, इसलिए यहाँ कपास भी पैदा होती है। इस प्रकार हम ये मूलाक्षर विधि है कि हमने उस फसल का इंग्लिश का अथवा हिंदी का कोई शब्द ले लिया, पहला शब्द, और उसके आधार पर हमने उसको प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रकार हम किसी भी फसल को अथवा किसी खनिज को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मैं दूसरी विधि और भारत के मानचित्र पर ले रहा हूँ, वो है आपकी ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि, ज्योमेट्री विधि, जिसमें जैसे ज्योमेट्री के जो सिंबल्स हैं, जिसमें आपका वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, आपका गोला अथवा वृत्त हो सकता है, अथवा आपका त्रिभुज हो सकता है, आपका प्लस का, माइनस का, क्रॉस का, इनके निशान हो सकते हैं। इस प्रकार हम इन अक्षरों को, इन सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं और इस इंडेक्स में पहला जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें ट्रायंगल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ट्रायंगल माना कि मैं अणु खनिजों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अणु खनिज जहाँ पर इसके एटॉमिक रिएक्टर के प्लांट हैं भारत में, वहाँ पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे भारत में, और तारापुर, यहाँ तारापुर में, ऊपर यहाँ काकरापार में, इधर काकरापार गुजरात में, इधर आपकी कर्नाटक में केगा में, इधर आपका तमिलनाडु के कुडनकुलम में, तमिलनाडु के ही यहाँ चेन्नई के पास कल्पक्कम में, इसी प्रकार आपके राजस्थान में और रावतभाटा में, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की दिल्ली के आसपास ये नरोरा क्षेत्र में, यहाँ पर और अणु एटॉमिक रिएक्टर प्लांट हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ ये ज्योमेट्रिक और मेथड का इस्तेमाल करके इनको सिंबल दे दिए। इसी प्रकार दूसरे रूप में हम जैसे कोई सिंबल ले लिया और जिसमें हमने और वर्ग का, आयत का ले लिया, माना कि आयत का सिंबल ले लिया, और आयत के सिंबल से हम इस्पात केंद्र इस्पात जो केंद्र हैं, लोहे इस्पात के केंद्र, उनको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप प्रदर्शित कर सकते हो। इसमें आप यहाँ पर आप राउरकेला, यहाँ पर आप बोकारो प्रदर्शित कर सकते हो, दुर्गापुर प्रदर्शित कर सकते हो, जमशेदपुर प्रदर्शित कर सकते हो, यहाँ आप भिलाई प्रदर्शित कर सकते हो, इधर डोलवी प्रदर्शित कर सकते हो, यहाँ पर डोलवी। इसके अतिरिक्त ऊपर यहाँ विजयनगर प्रदर्शित कर, यहाँ भद्रावती प्रदर्शित कर सकते हो, यहाँ सेलम प्रदर्शित कर सकते हो। इस प्रकार आप इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके और इनका प्रदर्शन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त यदि हम खनिजों का प्रदर्शन करना चाहें तो खनिजों का भी कर सकते हैं। जैसे मैं खनिजों के रूप में आपसे लौह अयस्क ले सकता हूं, और लौह अयस्क के लिए जैसे मैंने एक गोला ले लिया, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क को प्रदर्शित करने के लिए मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि लौह अयस्क भारत में किन क्षेत्रों में मुख्यतः और उत्पादित किया जाता है। तो भारत में मुख्यतः छोटा नागपुर क्षेत्र में, और यहाँ आपका सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग, इधर उड़ीसा में आपका मयूरभंज, क्योंझर, और इन क्षेत्रों में बादामपाड़, सोलेमपाड़ आदि वो जो क्षेत्र हैं वहाँ पर। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर रायगढ़, और इधर हम इधर आंध्र प्रदेश अथवा कह सकते हैं तेलंगाना के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत मात्रा में लौह अयस्क उत्पादित होता है। इधर हम महाराष्ट्र में देखें तो बल्लारपुर, चंद्रपुर, इन क्षेत्रों, नागपुर के आसपास भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। यहाँ रत्नगिरी क्षेत्र में भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इधर कर्नाटक में देखें तो शिमोगा, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, केमनगुंडी, कुद्रेमुख आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। यहाँ हम देखें तो यहाँ सलेम के आसपास भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इस प्रकार हम विभिन्न सिंबल्स के माध्यम से और ले सकते हैं। यदि हम और इसके अतिरिक्त जैसे हम कोयला का इस्तेमाल करना चाहें, कोयला के रूप में हम यहाँ पर और कोई सिंबल ले लिया, जैसे माना कि हमने सिंबल ले लिया क्रॉस का, और इसको हम कोयला के रूप में लेना चाहें तो
तो कोयला का जो क्षेत्र है मुख्यतः छोटा नागपुर के आसपास जो एरिया है, झरिया, होटार, डाल्टनगंज का जो एरिया है, इधर दुर्गापुर, मुख्यतः जो कोयला है वो नदी घाटी क्षेत्रों में, जैसे ब्रह्मपुत्र, सुरमा घाटी एरिया और दामोदर, मुख्यतः जो नदी घाटी है उसमें सोन नदी घाटी, इसके अतिरिक्त आपकी महानदी घाटी जिसमें तलचर क्षेत्र है जो में प्रमुख है, इसके अतिरिक्त बोकारो के आसपास, कोरबा के आसपास छत्तीसगढ़ में यहाँ पर और कोयला के भंडार हैं। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नेवेली जो कोयला जो क्षेत्र है वो मुख्यतः लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला क्षेत्र है नेवेली। राजस्थान में भी पलाना जो क्षेत्र है वहाँ भी कोयला जो है वो लिग्नाइट प्रकार का है। इस प्रकार हम विभिन्न ज्योमेट्रिक मेथड से और इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि मैं भारत का एक मानचित्र बताऊं, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ये भारत की भूगोल आर तिवारी की है। इसमें कुछ मैप्स मैंने देखे हैं इसमें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ हैं और भारत की खनिज पेटियाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया है और भारत के एक आउटलाइनर मैप पर उसी प्रकार यहाँ आप देखें कि यहाँ आप मैंगनीज, बॉक्साइट, खनिज तेल, सीसा, कोयला, लोह अयस्क, ताम्र अयस्क, सल्फर, अब्रक, सोना आदि इन खनिजों को कोई ना कोई ज्योमेट्रिक सिंबल दे रखा है और उस ज्योमेट्रिक सिंबल को और इम्प्लीमेंट किया गया है भारत के मानचित्र पर जहाँ भी वो खनिज और उत्पादित होते हैं। तो आप देखिए कि छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है ये, इसमें आपका उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और इसके अतिरिक्त पश्चिमी आपका पश्चिम बंगाल, इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, उत्तरी तेलंगाना है, ये भारी मात्रा में यहाँ पर खनिज और उत्पादित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपका गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र, इधर कर्नाटक का पश्चिमी क्षेत्र, इधर कर्नाटक और इसका तमिलनाडु का जो धारवाड़ का जो क्षेत्र है, कुन्नूर कडप्पा का जो क्षेत्र है, उस एरिया में मुख्यतः खनिज निकाले जाते हैं जिनको विभिन्न ज्योमेट्रिक सिंबल्स के नाम से और प्रदर्शित किया गया। इसके अतिरिक्त एक मैंने और दूसरा आप इसमें मैं देख रहे हैं कि एक और मैंने यहाँ पर भारत का मानचित्र आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ इस भारत के भूगोल की पुस्तक से। इसमें ऊपर लिखा हुआ भारत धात्विक खनिज। आप यहाँ भी देख सकते हो कि मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा, जिंक, सीसा, सोना, चांदी, लोह अयस्क, इन सभी जो खनिज हैं उनको कोई ना कोई ज्योमेट्रिक सिंबल दे रखा है। और वो ज्योमेट्रिक सिंबल, अब आप देखिए यहाँ पर ये वर्गाकार जो सिंबल है, वो वर्गाकार जो सिंबल है वो आप यहाँ देख सकते हो लोह अयस्क को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब छोटा नागपुर के आसपास और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में, जैसे मैंने अभी नाम बोले आपको, यहाँ पर सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ उड़ीसा के उत्तर में क्योंझर, मयूरभंज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसी प्रकार आप छत्तीसगढ़ के दक्षिणी एरिया में देखो, जहाँ पर अभी मैंने बताया था दुर्ग, रायगढ़, बस्तर आदि क्षेत्र हैं। इसी प्रकार आपके तेलंगाना का जो क्षेत्र है, अभी मैंने आपको बताया था कर्नाटक का जो क्षेत्र है, ये एरिया जहाँ मेरा पेन इस समय चल रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपको, इन क्षेत्रों में लोह अयस्क महत्वपूर्ण रूप से निकाला जाता है। आप यहाँ पर जो उल्टा ट्रायंगल है जो डार्क भी है वो मैंगनीज को प्रदर्शित कर रहा है और मैंगनीज मुख्यतः आप ये देख रहे हैं। और यह भंडारा, बालघाट, चंद्रपुर, बल्लारपुर जो क्षेत्र है, यानी कि मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र का जो सीमावर्ती एरिया है, वहाँ पर मुख्यतः मैंगनीज उत्पादित होता है। इसी प्रकार कुछ कर्नाटक के क्षेत्र में भी मैंगनीज उत्पादित होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज्योमेट्रिक सिंबल और मूलाक्षर विधि को मैंने आपको प्रदर्शित कर दिया। अब तीसरी विधि आती है, वो है पिक्टोरल, यानी कि आपका हम एक ऐसी विधि जिसके माध्यम जिसमें चित्र बनाए जाते हैं। अब मैं आपको एक एटलस बता रहा हूं और एटलस में और विभिन्न चित्र बनाए गए हैं। आप इस समय विश्व का मानचित्र देख रहे हैं और विश्व के मानचित्र में और एक आप देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को प्रदर्शित किया गया है, यानी वन्य जीव को, और वन्य जीवों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। ये छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से और समझाने के लिए काफ़ी उपयुक्त विधि है। इसके साथ ही इसमें इंडेक्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पर आप इस समय हाथी को और प्रदर्शित कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यह हाथी है। कोई भी जो पढ़ने वाला है वो चित्र देखने मात्र से ही समझ जाएगा कि हाथी का है। इसी प्रकार ये हिरण है, ये ध्रुवीय प्रदेश का भालू है। इसी प्रकार ये वुडलैंड कैरिबो है, ये ग्रिजल भालू है। ये आप देखिए कि बोइपिंग सारस है, मेन वर्ल्ड चील है, ये आंध्र सागर, ये रिडले कछुआ है। इस प्रकार आप दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे कि स्वर्णिम लॉयन लेमरिन है, ब्लैक कैमेन है, जैगुआर है, बिकुना है, चिंचिल्ला है। ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ्स की और प्रजातियां हैं जो
पूरे विश्व भर में कहाँ कहाँ मिलती हैं, उनके चित्र बना दिए गए हैं। तो ये एक तरह से पिक्टोरल अथवा चित्र विधि को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र है कि हम ये वन्यजीव को प्रदर्शित कर रहा है, आप खनिजों को, इसके अतिरिक्त आप फसलों को आप चित्र बना करके प्रदर्शित कर सकते हो। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आपको चाय प्रदर्शित करनी है तो चाय की पत्ती बना दें, यदि आपको गेहूँ प्रदर्शित करना है तो गेहूँ की बालियाँ बना दें, यदि आपको मूंगफली प्रदर्शित करनी है तो मूंगफली का चित्र बना दें। इस प्रकार यदि आपको वायुयान प्रदर्शित करना है तो वायुयान का चित्र बना दें, यदि आपको सड़क परिवहन प्रदर्शित करना है तो सड़क का चित्र बना दें, अथवा आपको बस, मोटर गाड़ी, ट्रेन का प्रदर्शन करना है तो आप ट्रेन का चित्र बना दें, बस का चित्र बना दें। इस प्रकार हम चित्रात्मक विधि से भी, और हम इस प्रकार हम अपने आंकड़ों को अथवा समझ को और मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और हम दूसरों को अपने जो ज्ञान है अथवा अपने पास नॉलेज है उसके वो साझा कर सकते हैं। तो आज हमने इस कोरो स्कीमेटिक विधि में जो 3 विधियां थीं कि उसको किस प्रकार वितरण मानचित्रों पर उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इनके बारे में समझा। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।